जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति का रंग। तो साहब जी हमने आपको बताया था, आप लोगों को याद भी होगा, अलग अलग फ्लोरोसेंट मटेरियल मिलाते हैं, मेरा रंग अलग अलग होता है। अगर हम साथियों कैल्शियम टंगस्टेट मिलाते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम टंगस्टेट मिलाते हैं तो नीला होता है। दूसरे मैग्नीशियम टंगस्टेट मिलाते हैं तो रंग कैसा होता है? नीला सफेद होता है। क्या होता है? नीला सफेद होता है। जिंक सिलिकेट मिलाते हैं तो रंग कैसा होता है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जिंक सिलिकेट पर क्या हो जाता है? हरा। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? हरा। चौथा देख लीजिए, जिंक बेरिलियम सिलिकेट मिलाएंगे तब क्या होगा? जिंक बेरिलियम सिलिकेट, इसको मिलाने पर विद्वानों क्या हो जाता है? पीला सफेद हो जाता है। फिर विद्यार्थी जी 5वें नंबर पर आइए, कैडमियम सिलिकेट क्या होता है? कैडमियम सिलिकेट। तो कैडमियम सिलिकेट जब मिलाते हैं तब क्या होता है जी ड्रीम 11? पीला गुलाबी होता है। क्या होता है? पीला गुलाबी होता है। कैडमियम बोरेट मिलाते हैं तो क्या होता है? कैडमियम बोरेट मिलाते हैं तब आपका क्या होता है? पिंक यानी कि गुलाबी होता है। तो मेरा उत्तर तो डी हो गया, लेकिन बाकी भी आप लोग याद रख लीजिएगा जिससे परीक्षा में आपको मदद मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर बार यही पूछेगा। प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मशीन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बेहतर माना जाएगा? तो साथियों आप सब जानते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में ऐसी व्यवस्था तो रहती नहीं है। रही बात अल्टरनेटर की, तो यहां पर हम लोग डबल एक्साइटेशन देने का काम करते हैं और हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होती है, लेकिन सबसे सुटेबल अगर आप देखें तो किसके लिए होती है? इंडक्शन मोटर के लिए। हमारी जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसके स्टेटर में जैसे ही आप 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं, क्या करते हैं? जैसे ही आप 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तुरंत आपका क्या हो जाता है? सिंक्रोनस स्पीड पर हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विकसित होती है और यही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मुख्य भूमिका निभाती है आपकी मशीन को साहब जी क्या करने में? सेल्फ स्टार्टिंग बनाने में। इसलिए आपका उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के गतिहीन अवस्था में, गतिहीन का मतलब हुआ NR बराबर 0, ऐसी परिस्थिति में स्लिप क्या होता है? तो हम सब जानते हैं NS माइनस NR बाय NS है ना। तो आपका NS माइनस हो गया 0 बटा NS, यानी NS बटा NS कट करके कितना हो गया? 1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। आगे बढ़ें। 60 माइक्रोवेबर का चुंबकीय फ्लक्स है, यानी आपके पास फाई का मान कितना दिया है? 600 माइक्रोवेबर, यानी 600 गुना 10 के पावर माइनस 6 वेबर। ठीक है, फाई 1 कर लेते हैं। कह रहा है कितने टर्न है साहब जी? तो n का मान है 1500। एक कुंडली के माध्यम से काम कर रहा है, 0.5 सेकेंड में क्या होता है? उत्क्रमित होता है, रिवर्स होता है। रिवर्स होगा तो फाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस 600 गुना 10 के पावर माइनस 6 वेबर। आपके पास टाइम कितना दे दिया है? 0.5 सेकेंड दिया है। आपसे कह रहा है ईएमएफ का मान बताइए। विद्यार्थी जी क्या सूत्र होता है? E बराबर N डी फाई बाय dt होता है। तो हम लोग यहां पर E निकालने के लिए क्या करते हैं? N का मान आपका 1500 और डी फाई के बदले में क्या लिखिएगा? फाई 2 माइनस फाई 1 या फाई 1 माइनस फाई 2 है ना। तो ऐसे केस में तो मेरा यही ज्यादा है, तो हम लोग फाई 1 माइनस फाई 2 करते हैं। अब बटा नीचे क्या करते हैं? टाइम। तो मेरे पास देख लीजिए फाई 1 का मान आपका क्वेश्चन ने कितना दे दिया है? आपको तो मालूम ही है 600 गुना 10 के पावर माइनस 6 माइनस माइनस 600 गुना 10 के पावर माइनस 6 अब बटा 0.5। तो कितना हो गया? 1500 गुना 1200 गुना क्या हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 6 और नीचे मेरा क्या हो गया? 0.5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मान कितना आ जाता है? आपका मान आ जाता है 36। 1 2 3 4 5 गुना 10 के पावर माइनस 6। अब इसको जब हल करिएगा तो 3.6 वोल्ट आता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ें। यदि डीसी मोटर में कार्बन ब्रश का संपर्क प्रतिरोध अधिक हो तो क्या होगा? साहब जी, अगर आपके कम्यूटेटर के ऊपर मेरी ब्रश का कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस अधिक होता है तो यह हमारे लिए बहुत फायदे की बात होती है। क्या हो जाता है साहब? हमारी स्पार्किंग क्या हो जाती है? नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। और यही कारण तो हम लोग कार्बन का प्रयोग भी किया करते हैं। एक तो घर्षण भी कम होगा, सॉफ्ट रहती है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो परिणाम ये होती है कि आपका स्फूलिंग यानी स्पार्किंग होना बिल्कुल बंद हो जाएगा या कम होगा, मिनिमम होगा। नुकसान से आप बच जाएंगे। वियोजन परिणामित्र में साहब कह रहा है हमारी जो है ना, इसको हम लोग आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर में आपको मालूम है ना, N2 बराबर क्या होता है? N1। V2 बराबर क्या होता है? V1। यानी ऐसी परिस्थिति में आपका N2/N1 का जो रेशियो है क्या होता है? 1:1 होता है। यानी फेरा अनुपात 1/1। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग वैद्युतिक उपकरण को इंसुलेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ वोल्टेज का उतार चढ़ाव यदि होता है ज्यादा तो वहां भी इसका यूज करके उस उतार चढ़ाव को अस्थिर बनाने में भी मदद लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 210 वोल्ट का डीसी मोटर है, संट मोटर है, 30 एम्पीयर की धारा ले रहा है, 1200 आरपीएम पे चल रहा है। आर्मेचर संट क्षेत्र का प्रतिरोध आरएसएच मेरे पास कितना है? आर्मेचर और संट, तो आर्मेचर आरएसएच 210 ओम हो गया। आरए कितना है? 2.5 ओम हो गया। क्या पूछ रहा है? आई एसएच पूछ रहा है। वोल्टेज कितना है? 210। हम सब लोगों ने इस बात को जाना है, आई एसएच बराबर क्या होता है? वी एस एच बाय आर एस एच। वी एस एच बाय आर एस एच कहिए या डायरेक्ट आप क्या कहिए? वी बाय आर एस एच, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है विद्यार्थी जी? समान रहती है। तो वी मेरे पास कितना है? 210। आर एस एच भी कितना है राजीव जी? 210। कट के कितना आ गया? 1 ओम। तो बहुत ज्यादा डाटा को देख करके हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरे काम का है उसी को लेना है, बाकी को छोड़ देना है। एक बहुत आदमी निकाल के फिर छोड़ दिए, है कि नहीं है? आप सोचे जो और भी कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना, लेकिन उसकी जरूरत यहां पर नहीं थी विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे आगे बढ़ते। अच्छा, आज कॉपी पर लिख रही है नहीं, इसीलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। कह रहा है सिंक्रोनस गति जो है हमारे इंडक्शन मोटर की कितनी है? 1500। तो एनएस का मान कितना दिया है? 1500 आरपीएम। एनआर का मान कितना दिया है? 1350 आरपीएम। आपसे कह रहा है स्लिप क्या होगा? तो एनएस माइनस एनआर बाय एनएस गुना 100। अब एनएस कितना है? 1500। एनआर कितना है? 1350 बाय एनएस कर दीजिए 1500 गुना कितना? 100। सॉल्व करिए साहब, क्या हो रहा है? 150 बटे 1500 गुना 100 कट करके क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बैटरी में 12.8 वोल्ट का विद्युत वाहक बल है, यानी वोल्टेज आपका 12.8 है और आपकी आई का मान कितना दिया है? 3.2। बैटरी द्वारा 5 मिनट में, तो टाइम मेरे पास क्या है? 5 मिनट। विद्यार्थी इस 5 मिनट को किसमें बदलिएगा? सेकंड में। तो 5 गुना 60 क्या हो जाएगा? 300 सेकंड हो जाएगा। आपसे कह रहा है कितना कूलम विसर्जित किया जा रहा है? क्यू बराबर, तो आप क्यू बराबर क्या जानते हैं? आई इंटू टी जानते हैं, है ना। अब आप क्या करिएगा? आई कितना है आपके पास? 3.2 है। गुना क्या कर दीजिएगा? 300। बताइए जी, 900
60 कूलम्ब आपका चार्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक फेज इंडक्शन मोटर में लगा हुआ रोटर किस प्रकार का होता है साथियों? सिंगल फेज में हम लोग कौन से रोटर का यूज करते हैं? स्क्वायरल केज का यूज करते हैं। आपको मालूम है स्क्वायरल केज की संरचना क्या होती है? सरल होती है। मेंटेनेंस भी क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। वाइंडिंग भी यहां पर बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं होती है। लॉसेस भी आपका क्या होता है? कम होता है। और आप जानते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। क्या होती है? नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। ये सारी खासियत है साथियों। इसीलिए करके हमारे लिए सबसे बेहतर कौन है? स्क्वायरल केज है। इसी का हम सभी तरह के सिंगल फेज में विशेष रूप से मोटर में यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति का रंग। तो साहब जी हमने आपको बताया था, आप लोगों को याद भी होगा, अलग अलग फ्लोरोसेंट मटेरियल मिलाते हैं, मेरा रंग अलग अलग होता है। अगर हम साथियों कैल्शियम टंगस्टेट मिलाते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम टंगस्टेट मिलाते हैं तो नीला होता है। दूसरे नंबर मैग्नीशियम टंगस्टेट मिलाते हैं तो रंग कैसा होता है? नीला सफेद होता है। क्या होता है? नीला सफेद होता है। जिंक सिलिकेट मिलाते हैं तो रंग कैसा होता है? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। जिंक सिलिकेट पर क्या हो जाता है? हरा। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? हरा। चौथा देख लीजिए, जिंक बेरिलियम सिलिकेट मिलाएंगे तब क्या होगा? जिंक बेरिलियम सिलिकेट, इसको मिलाने पर विद्वानों क्या हो जाता है? पीला सफेद हो जाता है। फिर विद्यार्थी जी 5वें नंबर पर आइए, कैडमियम सिलिकेट। क्या होता है? कैडमियम सिलिकेट। तो कैडमियम सिलिकेट जब मिलाते हैं तब क्या होता है जी ड्रीम 11? पीला गुलाबी होता है। क्या होता है? पीला गुलाबी होता है। कैडमियम बोरेट मिलाते हैं तो क्या होता है? कैडमियम बोरेट मिलाते हैं तब आपका क्या होता है? पिंक यानी कि गुलाबी होता है। तो मेरा उत्तर तो डी हो गया, लेकिन बाकी भी आप लोग याद रख लीजिएगा जिससे परीक्षा में आपको मदद मिल जाएगी। जरूरी नहीं है कि हर बार यही पूछेगा। एक चाप में यानी आर्क जब आपकी डेवलप करती है साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा जब हमारी आर्क विकसित होती है तो आर्किंग के दौरान, साहब जी आर्किंग के दौरान आपका वोल्टेज व करंट क्या होता है? एक ही फेज में होता है। और जब वोल्टेज करंट एक ही फेज में होता है तो आपकी परिस्थिति क्या हो गई? ये भी ये आई, यानी इसके बीच का फेज अंतर कितने का? 0 डिग्री का। तो मेरा पीएफ होता है cos फाई, तो हम क्या करेंगे? cos 0 यानी यूनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिटी पीएफ हो जाएगा आर्क के दौरान। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला बूस्टर क्या करता है साहब? तो हम लोग बूस्टर के रूप में किसका यूज करते हैं? डीसी सीरीज
जनरेटर का क्या करते हैं, बूस्टर के रूप में यूज करते हैं। यह क्या करता है, वोल्टेज की मात्रा जो आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसको एडजस्ट करने का काम करता है, जिससे हमारी क्या होती है, आपकी जो कमी आई है वह मैनेज होती है, मेरा वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है और आपकी सस्टेनेबिलिटी लाइन की बढ़ती है। और फिर आप जवाब क्या दीजिएगा, वोल्टापात की प्रतिपूर्ति करता है, जो वोल्टेज आपका घटा है उसको मैनेज करने का काम करता है। क्या एम्पलीफायर वोल्टेज बढ़ाता नहीं है, सिग्नल के विड्थ को बढ़ाता है विद्वान साहब। एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करता है। एम्पलीफायर वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्टेबलाइजर लेते हैं, वह स्टेबलाइजर भी बढ़ाता नहीं बल्कि स्टेबल करता है। आपने जितना निर्धारित रखा है उससे कम ज्यादा होने से रोकने का काम करता है। इसलिए लिख लीजिए कॉपी पर, एम्पलीफायर सिग्नल के विड्थ को बढ़ाता है, ना कि वोल्टेज बढ़ाता। क्या इंग्लिश तो बताए, बूस्टर तो बूस्टर लिखे नहीं जी, वहां क्या लिखा हुआ है जो बता रहे हैं साक्षात, तो लिखा से काम चलता, तो यहां का है 200 रुपया देने आते, पैसा बर्बाद करने आते। लिखलके से सब चीज हो जाता तो आप तो बेवकूफ हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं। तब बूस्टर इसका जो है अभी लिखे तो बूस्टर वर्धक के बदले में, तो इस पर ध्यान दीजिए। क्या एम्पलीफायर सिग्नल के बैंडविड्थ को बढ़ाता है, ठीक है। एम्पलीफायर सिग्नल के बैंडविड्थ को बढ़ाता है। सामान्य रूप से ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है। सामान्य रूप से ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफिकेशन हेतु क्या होता है, एम्पलीफिकेशन हेतु किया जाता है। हमारा जो ट्रांजिस्टर है विद्यार्थी जी, उसका क्लासिकल ईस्टर होता है। ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर करना, ईस्टर मतलब होता है लो रजिस्टिव सर्किट से हाई रजिस्टिव सर्किट। यानी ऐसा यंत्र जो लो रजिस्टिव सर्किट से हाई रजिस्टिव सर्किट में सिग्नल को भेजता है, उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने इस तरह का कमजोर सिग्नल दिया, यहां आपका एम्पलीफायर है, तो वह उस सिग्नल के विड्थ को ऐसे करके बढ़ा देता है। समझे, ये मामला है। बिल्कुल आ रहा है, वहां है ना लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है। हम धीरे बोल रहे हैं, आपको कितना ज्यादा सुनाई दे रहा है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। इंडक्शन जनरेटर की बात हो रही है साहब जी। आप जानते हैं अगर मोटर है हमारा तो हमेशा उसका एनआर क्या होगा, लेस देन एनएस होगा। लेकिन अगर जनरेटर की बात करते हैं तो एनआर ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, एनएस होगा। अब अगर आप स्लिप की चर्चा होगी तो साहब जी हमारा स्लिप जनरेटर के केस में एनएस माइनस एनआर बाय एनएस करिएगा, आपका एनएस एग्जांपल के तौर पे 2 गुना मेरे सिंक्रोनस के क्या है, बराबर है एनआर। अब ऐसी परिस्थिति में क्या हो गया, माइनस एनएस बाय एनएस, यानी काट करके साहब -1। हमेशा मेरा जनरेटिंग मोड में स्लिप क्या होता है, निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। और ये आपका सिंक्रोनस जनरेटर तब बनता है, हमारी जो इंडक्शन मशीन है, मोटर है, जनरेटर तब बनती है जब मेरी गति क्या हो जाए, सुपर सिंक्रोनस स्पीड हो जाए। और जब सुपर सिंक्रोनस स्पीड होती है तभी इसका व्यवहार जनरेटर की तरह होता है और मेरा स्लिप होता है निगेटिव। और इसका प्रयोग विशेष रूप से हम कहां कर रहे हैं, विंड पावर प्लांट में साहब जी करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए जो अल्टरनेटर प्रयोग किया जाएगा, उसका रोटर किस प्रकार का हो, तो जोड़ते हैं स्टीम टरबाइन को जोड़ते हैं। यहां पर मेरी गति जो है 1500 से लेकर के 3000 आरपीएम तक हुआ करती है। उच्च गति के लिए आपका कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल रोटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिलिंड्रिकल रोटर होना चाहिए। कैसा सरकार, नॉन साइलेंट होना चाहिए। और तो और विद्यार्थी जी, इसका व्यास क्या होना चाहिए, कम। अक्षीय लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। गति तो आपका क्या है साहब जी,
अधिक है ही, और साहब शोर आपका क्या है, कम है ना। पोल भी आपका क्या है साहब, कम है। उत्तर किसको दीजिएगा, बेलनाकार, सिलिंड्रिकल। अगर नॉन साइलिएंट लिखा रहता तो नॉन साइलिएंट। आइए आगे बढ़ते हैं। 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर के रोटर पर पावर इनपुट है 40 किलो वाट। प्रति मिनट कितने का चक्र बन रहा है, 200 का चक्र बन रहा है। अब आपसे पूछ रहा है साहब जी स्लिप क्या होगा। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वोल्टेज आपका 400 वोल्ट दे दिया, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज दे दी, पोल आपका 4 दे दिया, पावर इनपुट आपका 40 किलो वाट दे दिया, और फिर आपका क्या कह रहा है, हमारा ईएमएफ प्रति मिनट 200 पूर्ण चक्र लगा रहा है। यानी आपको साहब एफआर की बात कह रहा है। एफआर के लिए क्या कह रहा है, हम सब जान रहे हैं कितने में एक चक्र, 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में आपका 200 चक्र। तो 1 सेकंड में जितना चक्र होता वही ना फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप यहां से कर लीजिए 1 सेकंड में कितना, जल्दी बताइए, 200/60। तो मेरा कितना आ गया, 200/60 की एक कट गया, यानी 20/6 हर्ट्ज। ये आपका एफआर आ गया। 20/6 को आप क्या करिए, यहां पर आइए, एफआर बराबर क्या होता है, एसएफ होता है। एस बराबर एफआर/एफ होता है। एफआर के बदले 20/6 आप बटा कर दीजिए कितना, 50। सिंप्लीफाई करिए, क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, 6.67%। गुना कर देंगे किससे, 100 से, तो आपका 6.67 आ जाएगा। 20/6 गुना 50 गुना 100, इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखाएगा ना 20/6 गुना 50 गुना 100, 2000/300 हुआ। क्षेत्रीय 18 होता है 6.6 आएगा, 6-7 कर। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 500 केवीए के ट्रांसफार्मर में 2% का रिएक्टेंस है, यानी आपके पास केवीए 1 जो है वह आपका 500 केवीए दिया हुआ है। उस समय परसेंटेज रिएक्टेंस X1 कितना है, 2% है। दूसरा आपका क्या है, केवीए 2 कितना साहब जी, 2000 केवीए है। अब कह रहा है परसेंटेज X2 बराबर व्हाट। विद्यार्थी जी आप तो जानते हैं मेरा केवीए जो है ना वह समानुपाती आपके रिएक्टेंस के हुआ करता है। तो कुछ नहीं करना है, केवीए 1/केवीए बराबर X1/X2। विद्यार्थी जी यहां से X2 का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। X1 गुना केवीए 2 क्या हो जाएगा, X1 गुना केवीए 2 अब बटा केवीए 1 पुट कर दीजिए। X1 आपका 2, केवीए 2 कितना, 2000 अब बटा नीचे क्या है आपका, केवीए 1 कितना, 500 काट दीजिए, 5 चौका यानी 8 दूनी 4 दूनी 8। परसेंटेज था तो 100 से कर दिए, तो कितना आ गया, क्योंकि टोटल डाटा ही आपका परसेंटेज में आना था, इसीलिए क्या कर लिए, डायरेक्ट हमने कर दिया, आ गया 8%। आगे बढ़ें, चलिए विद्यार्थी, विकल्पों में दिए गए लैंप में से किसमें वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, इनकैंडेसेंट लैंप पर। आपको हमने बताया था अगर हमने 5% वोल्टेज को बढ़ा दिया
तो स्वाभाविक रूप से हमारी प्रकाश पर काफी फर्क पड़ती है। और अगर आपने 5 से ऊपर बढ़ाए तो आपका क्या हो जाएगा, डैमेज भी कर सकता है। इसीलिए इस तरह के बल्बों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, रेटेड वोल्टेज से हमेशा कुछ कम पर ही चलाना चाहिए, तभी इसका जीवन काल क्या होगा, लंबा होगा। अगर 230 निर्धारित है तो 220 पर आप चलाइए, लंबा टिकेगा। 230 पर लगातार चलाइएगा तो फिर उसका लाइफ क्या होगा, कम हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी इनकैंडेसेंट बल्ब होती है। सब पर असर पड़ता है लेकिन और सब पर थोड़ा कम पड़ता है, इस पर थोड़ा ज्यादा पड़ता है। 1 किलोवाट के विद्युत परिपथ के लिए 1 kWh प्रति घंटा की ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो 1 किलोवाट है, 1 घंटा हम खपत करेंगे तब ना क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट गुना 1 घंटा बराबर 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो हम कितने देर तक 1000 वाट का कंजप्शन करेंगे, 1 घंटा तक, तो क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर हो जाएगा। ये तो सीधे जो है सो बस बेसिक बात पूछ रहा था आपसे। 24 घंटा गुना 1 कीजिएगा तो 24 किलोवाट आवर ना होगा, 12 गुना 1 कीजिएगा तो 12 किलोवाट आवर ना होगा। आपको कह रहा है 1 किलोवाट आवर के लिए, देखिए यहां लिखा है ना 1 किलोवाट घंटा का ऊर्जा कैसे हमको मिलेगा, तो 1 घंटा यूज करने पर मिलेगा। चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ें। भारत में अच्छा यहां पर भार होगा, क्या होगा, भार। भार में वृद्धि के साथ डैश स्थिर गति दर्शाता है, ठीक है। यहां कर लीजिएगा लोड, विथ ग्रोथ इन लोड डैश सोज कांस्टेंट स्पीड। कौन सी ऐसी मशीन है साहब, नॉर्मली हमारी संट मोटर जो है, इसके लोड के बढ़ने पर भी बहुत ज्यादा स्पीड कम जो है ना भार से प्रभावित होती है, भार से बहुत कम प्रभावित होती। इसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता विद्यार्थी, तब हम किसके साथ जाते, तब हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड के साथ जाते। ये नहीं रहता तब हम लोग इसके साथ जाते। इस पर भी असर कम पड़ता है, इसका भी चरित्र लगभग हमारे डीसी शंट से मिलता जुलता है, लेकिन उससे उतना एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा उससे क्या है, कम है। इस पर तो पूरा मामले पलट जाता। यदि एक चुंबक को गर्म किया जाए साथियों, तो स्वाभाविक सी बात है धीरे धीरे वह अपनी चुंबकत्व शक्ति को क्या करता है, खो देता है। तो क्या जवाब दीजिएगा, अपना चुंबकत्व खत्म कर देगा। तो इसीलिए हम लोग एक सुटेबल टेम्परेचर से ऊपर बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं, अन्यथा हमारी चुंबक समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।